इसका मतलब क्या है कि किसी मान लीजिए कि क्लास है, इसमें कुछ नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, मतलब गर्ल्स की कुछ संख्या है, कुछ संख्या जो है बॉयज़ की है, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात जो हो जाएगा वो जो हो जाता है ये रेशियो कहलाता है या अनुपात कहलाता है। मान लीजिए उस क्लास में गर्ल्स की संख्या 30 है और बॉयज़ की संख्या 50 है, ठीक है। तो इनका रेशियो मतलब इनका जो भाग कर देते हैं डिवीज़न के रूप में, इनका कंपैरिजन जो होता है, इनकी तुलना मतलब भाग के रूप में इनकी तुलना क्या कहलाती है? रेशियो कहलाती है, ठीक है। इसको और रिड्यूस फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ये 0 से 0 काट देंगे तो 3/5, तो ये हो जाएगा इसका एक्चुअल रेशियो, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग, अब आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती है, ठीक है, जैसे परसेंटेज में हम लोग देखते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ अलग चीज़ होती थी, परसेंटेज वैल्यू अलग चीज़ होती थी। इसी प्रकार से रेशियो में होता है, एक ही रेशियो के लिए अलग अलग जो होता है वैल्यूज़ हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे देखिए गर्ल्स बॉयज़, ठीक है, ये पहला केस देखेंगे, ये दूसरा केस देखेंगे और ये तीसरा केस देखेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्या है 30 है, मान लीजिए बॉयज़ की संख्या 50 है, ठीक है। इसी प्रकार से गर्ल्स की संख्या 9 है, इनकी संख्या 15 है, इनकी संख्या 24 है और इनकी संख्या 40 है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इन सबका रेशियो तो 3/5 ही है। कैसे? गर्ल्स एंड बॉयज़, यहाँ 30 और 50 को डिवाइड करेंगे 3/5 आएगा। यहाँ 9 और 15 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 3 बचे 15, फिर से 3/5 आया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे 8 से तो 24/40 है, 8 थे 24 और 8 पंचे 40, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि हर एक बार में क्या है, इनका रेशियो तो कांस्टेंट है, मतलब 3/5 ही है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स है, मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 40 है, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर जो है, टोटल नंबर जो एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो तो अलग है, जो रेशियो है मतलब जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ गर्ल्स है और जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ बॉयज़ है वो हर सिनेरियो में चेंज हो रहा है, मतलब हर केस में चेंज हो रहा है, लेकिन इनका रेशियो तो फिर भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ रहा होगा आपको कि एक्चुअल नंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपका रेशियो है वो एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर से मैं तीन मतलब केस लिया हूँ, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता करना है हम लोगों को। हम लोग को जो रेशियो है वो मालूम है 3/5 है, ठीक है। हम लोग को अभी ये मालूम नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, लेकिन हम लोग को इन दोनों का रेशियो मालूम है, ठीक है। और रेशियो कितना दिया? 3/5। अब एक चीज़ आप समझ पे आ रहे होंगे कि जो एक्चुअल नंबर है वो तो कुछ होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स होगा और कुछ जो होगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ होगा, ठीक है। मतलब कुछ नंबर ऑफ़ गर्ल्स बटा कुछ नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो होगा उन दोनों को हम लोग को काटने में 3/5 और होगा, मतलब कि 3/5 तो यहाँ फिक्स है, यहाँ 3 आ रहा होगा, यहाँ 5 आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ संख्या होगी जिसको काटने पे हम लोग को क्या आ रहा होगा? 3/5 बराबर आ रहा होगा, मतलब कि कोई कॉमन चीज़ होगा जिसको काटने पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन क्या हो सकता है? इस कॉमन में कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 मान लें कॉमन, तो अगर यहाँ 10 माने, यहाँ 10 माने तो 10 दिया 30 और यहाँ 10 मान लें तो 10 पचे 50, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ गए? 30 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 50। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कितना मान लूँ? 20 मान लूँ, ठीक है, जो यहाँ कॉमन होगा 3 के साथ में। देखिए कॉमन जो होगा वो दोनों के लिए एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 20 हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने आ जाएंगे? 20 दिया 60 और यहाँ नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने आ जाएंगे? 20 पंचे 100, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर यहाँ पे 30 हो, जो कॉमन हो वो 30 हो, 30 दिया 90 और 30 पंचे 150, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए जो रेशियो रहेगा वो तो वैसा ही रहेगा, जैसे मान लीजिए रेशियो दे 3/5 तो 3/5 रहेगा, लेकिन इसके साथ में कोई एक कॉमन चीज़ रहेगा जो कि दोनों में कॉमन आ रहा होगा और उस कॉमन चीज़ को काटने भी हमें रेशियो मिलता है, ठीक है। अभी कॉमन चीज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 20 30 हम लोग एग्जाम्पल लेके देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक जनरल फॉर्म जो होता है उसमें जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 3k/5
5k। तो जब आपको रेशियो दिया हो और आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना हो तो आप हमेशा उसको जनरल टर्म में लिखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट 3/5 नहीं लिख देंगे, आप उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, और उसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा, 3k/5k। जहाँ के क्या है, के एक कांस्टेंट है, ठीक है। के कांस्टेंट है जिसके का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हमें सवाल में दिया रहेगा, सवाल में कुछ ऐसा चीज़ दिया रहेगा जिससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग उस के की वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को जो है एक्चुअल वैल्यू जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए रेशियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब ये नहीं है कि आपको इसको छोड़ दे देनी है, ठीक है। ये जो है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स ला के देगा, ठीक है। अगर आप इसे पूरी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपके लिए रेशियो के टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको नंबर मतलब ये एग्ज़ाम में देगा, ठीक है। इसलिए रेशियो को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और रेशियो देखिए एक बेसिक टॉपिक हो जाता है मैथ्स को समझने के लिए, मतलब रेशियो का यूज़ आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। चाहे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, चाहे आप SICI पढ़ रहे हो, चाहे आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक मैथ्स का कर रहे हो, आपको रेशियो जो है एक बेसिक टॉपिक है मैथ्स का, एक टूल की तरह आप इसे समझ सकते हैं, जो कि आप सवालों को हल करने के लिए कहीं भी रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बताया कि यहाँ पे देखिए दो चीज़ होती है, एक एक्चुअल वैल्यू और एक होती है रेशियो वाली वैल्यू, ठीक है। जब आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम हो, जब एक्चुअल वैल्यू जो है आपको दी हुई हो, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई हो तो आपको रेशियो निकालना आसान हो जाता है, आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको रेशियो दिया हो तो आप एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, जबकि आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी ना दी हुई। उस जो मैं अभी बात कर रहा था जनरल फॉर्म में जो के आ रहा था, मतलब जो कांस्टेंट आ रहा था, उस कांस्टेंट के बारे में जब तक बात नहीं की गई हो तब तक आप उसको एक्चुअल वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए जैसे 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, A B और C, A B और C 3 व्यक्ति हैं। इनके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, इनके पास कुछ भी पैसे हैं, हमें नहीं मालूम है कि अभी कितने पैसे इनके पास। इनका हम लोग को क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग को दिया एक्चुअल वैल्यूज़ जो दिया है, एक्चुअल वैल्यू जो दिया है, एक्चुअल वैल्यू मतलब इनके पास एक्चुअल मनी कितनी कितनी है। मान लीजिए इसके पास 50 रुपये है, इसके पास 100 रुपये है और इसके पास 150 रुपये है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका रेशो निकाल सकते हैं। रेशो कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इन तीनों को डिवाइड कर देंगे या मतलब इजीली इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये 50 से एक बार में जाएगा, 50 से 2 बार में जाएगा, 50 से 3 बार में जाएगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि इन तीनों के बीच रेशियो है क्या है, 1:2:3। देखिए जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो रेशियो को हम लोग दर्शाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इन दो बिंदुओं का, ठीक है। इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, अनुपात या फिर इष्टू, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग जैसे एक्चुअल वैल्यूज़ पता थी, जैसे इसके पास 50 रुपये, इसके पास 100 रुपये है और इसके पास 150 रुपये है, ठीक। तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो पता कर सकते हैं, ठीक। अब यहीं पे दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है इनके बीच जो रेशियो है वो 1:2:3 का है, ठीक है। इनका रेशियो हम लोग को मालूम है, तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं मालूम है, ठीक है। कि एक्चुअल हम लोग को बस ये मालूम है कि इनके पास जो भी पैसे हैं ए और बी और सी के पास में, वो 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक। लेकिन हम लोग को जो है इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है। एक्चुअल वैल्यू मतलब एक्चुअल में हमें नहीं मालूम है कि इनके पास कितने रुपए हैं, ठीक। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, हम लोग ऐसे केस में करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू है, फिर जो है मनी, हम लोग उसको क्या मान के चलेंगे, 1K, 2K और 3K, ठीक है। ये K क्या है, K एक कांस्टेंट है जो कि सबके लिए सेम होगा, और K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये जो है सवाल में आपको इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए रहेंगे जिससे कि आप K का वैल्यू पता कर सकते हैं, और फिर आपको जो भी एक्चुअल उनके पास रुपए थे वो आपको पता चल सकता है, ठीक है। चलिए अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मैं इस K पे बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। K पे बहुत ज़्यादा ध्यान मैं इसलिए दे रहा हूँ, चलिए आपको मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। कई बार होता है बच्चे जो है K यूज़ नहीं करते हैं, रेशियो को डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, जिससे कि उनका सवाल जो होता है गलत हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ही मैं जो है K का यूज़ बता रहा हूँ। चलिए इसको हम लोग सवाल से समझते हैं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। हम लोग को क्या दिया है
एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो हम लोग को क्या पता करना है, पहला सवाल क्या है, हमें ये पता करना है x+2y इज टू 4x माइनस वाई, और दूसरा सवाल क्या है x² + y² इज टू x+y। इन दोनों की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो जैसे आपको x/y दिया है कितना 3/2, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आपको x की वैल्यू जो है 3k और y की वैल्यू 2k रखनी है। चलिए, तो इससे हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, x+2y अपॉन 4x माइनस वाई। देखिए जो इस टू होता है या रेशियो, इसका मतलब भाग ही होता है, ठीक है, जो आपको बट्टे में ही इसको सॉल्व करना है। तो x+2y/4x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू रख देंगे 3k और y की वैल्यू रख देंगे 2k, ठीक है, अपॉन 4, x की वैल्यू रख देंगे 3k और y की वैल्यू रख देंगे 2k, ठीक है। तो कितना हो गया 3k + 4k 7k, ये 12k माइनस 2k 10k। अब ये के से के कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया रेशियो हम लोग को 7/10, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए मैं आपको डायरेक्ट 3 और 2 भी पुट करके दिखा सकता हूँ। जब आप डायरेक्ट 3 और 2 पुट कर देंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 3 + 2 दूना 4 और 3 चौके 12 और -2, तो ये कितना हो गया 7/10। फिर से 7/10 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट 3 और 2 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन कई केसेस में जो है ये के नहीं कट रहा होता है, यहाँ पे के जो है ऊपर नीचे दोनों साइड से कट गया है, इसलिए हम लोग का आंसर जो है सेम आ रहा है। अगर के नहीं कट रहा होता और आंसर में अगर के बच जा रहा होता तो यहाँ पे हमारा 7/10 गलत हो जाता। कैसे, चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है x² + y² अपॉन x + y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि x/y जो है डायरेक्ट रखने का मतलब क्या होता है। x/y अगर 3/2 डायरेक्ट रख दें, 3 × 9 + 2 दूना 4 अपॉन 3 + 2, ठीक है, 9 4 कितना हो गया 13 और 3 और 2 5। ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, चलिए इसका जो सही मेथड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 3k और y की वैल्यू 2k रख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9k² + 2k 4k² अपॉन x + y 5k, ठीक। ये कितना हो गया 13k² अपॉन 5k, ठीक है। अब ये के से एक के कैंसिल हो गया, एक के अभी भी बच गया है, तो एक्चुअल जो हम लोग का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 13k/5। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि डेटा इनसफिशिएंट, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट। मतलब कि जो भी डेटा जो दिया गया है वो इनसफिशिएंट है सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। समझ में आया मैं क्यों आपको जो है बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आपको जो है रेशियो की वैल्यू के साथ पुट करनी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो देखिए अगले सवाल में हम लोग को क्या देखना है कि अगर A/B/C या A/B/C का अनुपात दिया हो, तो मतलब पता करना है हमें कब, जब हम लोग को A/B और B/C दिया हो। मतलब कि जब A/B दिया है और B/C दिया है तो हम लोग को A/B/C पता करना है। मतलब कि हम लोग को A और B का रिलेशन पता है, B और C का रिलेशन पता है, लेकिन हम लोग को A और B और C तीनों का रिलेशन एक साथ पता करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में बहुत आसान है, आपको बस ऐसा लिखना है A/B क्या है, B/C क्या है, ठीक है। A/B क्या है 3/4, B/C क्या है 8/9, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि B जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे A और B और यहाँ B और C है,
बी जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 8 है। देखिए अगर हम लोग को तीनों में रिलेशन पता करना है तो बी की वैल्यू तो कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि बी की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, ठीक है। और बी की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक, ये हमें पता कर लेंगे तो हम लोग को तीनों में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 8 है। हम लोग को अगर इसको 8 के बराबर बना दें, क्योंकि इसको तो 4 नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, इसके भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर भिन्न में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको 8 के बराबर बना दें। तो अगर ये 8 है, इसको 8 के बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे को हम लोग को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8:9। अब आप देख रहे हैं कि बी की वैल्यू बराबर है, तो अब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं A/B/C। बी की वैल्यू जब 8 है, जब बी की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। इसी प्रकार से जब बी की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू कितनी है, 9। तो हम लोग को पता चल गया A/B/C इक्वल टू 6:8:9, ठीक है। देखिए इस पर हम लोग और सवाल करते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है और क्लियर होती जाए। देखिए जैसे अगले सवाल में क्या कह रहा है कि हम लोग को A/B जो है, A/B दिया हुआ है कितना, 5:8, और B/C कितना दिया है, 3:9, ठीक है। मतलब कि A/B 5:8 दिया है और B/C 3:9 दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, b की वैल्यू बराबर करनी है। अब b की वैल्यू बराबर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस b से इस पूरे को गुणा कर दीजिए और इस b से इस पूरे गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसा कीजिए, ठीक, कि इसे कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों b को कैसे बराबर करेंगे। जब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना है कि इस 3 से, मतलब इस b से इस पूरे को गुणा कर दीजिए, मतलब कि ये जो b है इससे जो है पूरे इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। और इस b से पूरे इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर इसको करेंगे तो इस पूरे को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इस पूरे को इस 8 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 24, ये 8 दिया 24, 8 9 72, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू बराबर हो गई, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो। जब b की वैल्यू 24 है तो a की वैल्यू कितनी है, जब b की वैल्यू 24 है तो a की वैल्यू 15 है। इसी प्रकार से जब b की वैल्यू 24 है तो c की वैल्यू कितनी है, 72 है, ठीक है। इसे और हम लोग रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो रेशियो कितना आ गया, 5:8:24। चलिए हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोपोर्शन होता क्या है, और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन या समानुपात। तो समानुपात का समानुपात जो होता है एक समीकरण होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि दिए गए दो अनुपात बराबर है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर दो अनुपात दिए गए हैं, A/B और दूसरा दिया है B/C, ठीक है, तो जो प्रोपोर्शन है वो ये बताता है एक समीकरण, मतलब ये समीकरण जो है, ये समीकरण क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन या समानुपात। इसमें ये बताता है कि दो अनुपात जो हैं A/B और B/C दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि अगर ऐसा दिया हुआ है A/B = B/C, यदि A/B = B/C, जो थर्ड प्रोपोर्शन वो होता है, जैसे कि A/B = B/C, C को इधर ले जाएंगे, B को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, B² = AC, तो B = √AC, A² उस पर गया तो रूट बन गया, ठीक है। तो ये जो है B, ये क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन।
फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे दिया हुआ है ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी। देखिए अब यहाँ पे फ़र्क है, पहले क्या दिया था ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी, यहाँ पे बी दोनों कॉमन था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो हैं, ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी साइड गया इंटू डी बाई बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, मतलब इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो डी होता है वो क्या कहलाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, डी जो होता है फोर्थ प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसमें से हम लोग को डी निकालना है, तो डी को यहीं रहने देते हैं, बी को उस पार ले जाते हैं, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए। तो ये क्या कहलाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अभी जब मैंने आपको बताया था थर्ड प्रोपोर्शन, इसी को और क्या नाम से बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब अगर ऐसा दिया हुआ हो ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी, या तो सॉरी ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए अनुपात बी। देखिए ये बराबर जो इसको हम लोग डबल डॉट से दिखाते हैं, बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या है कि ए बी और सी तीनों जो हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है प्रोपोर्शन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी है, इसे और कैसे लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, या फिर हम लोग समझने के लिए इसको दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू सी अनुपात डी। यहाँ पे अलग अलग प्रोपोर्शन ले लिए, अलग अलग रेशियो ले लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग जो है इसको मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको इधर से गुणा कर देते हैं और इसको इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। ठीक है, ये चार टर्म है, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म, ये पहला टर्म और आखिरी टर्म, और ये दोनों बीच के टर्म, ये दोनों बीच के टर्म। ठीक है, मतलब कि पहला टर्म और आखिरी टर्म इन दोनों का गुणा बीच के दोनों टर्म के गुणे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट। ये फैक्ट क्या है कि जो आखिरी के जो दो होंगे, आखिरी के जो दो टर्म होंगे उन दोनों का गुणा बीच के दोनों टर्म के बराबर होगा, तभी जो है ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में आएंगी। ठीक है, मतलब अगर चार संख्या मतलब चार अनुपात जो दिए हैं, मतलब चार अनुपात दिए हम लोग को, ये अगर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है कि आखिरी के जो दो टर्म हैं इनका गुणा बीच के दोनों टर्म के गुणे के बराबर होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है रिजल्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग को दिया ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3/5, और हम लोग को दूसरा दिया है सी अनुपात डी इज इक्वल टू 2/7 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को एक सवाल हल करना है, मान लीजिए x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सॉरी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये पता करना है। और दूसरा हम लोग को पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, यहाँ भी सी माइनस डी कर लेते हैं। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को देखिए, हम लोग को क्या पता है, ए अनुपात बी, और यहाँ पे पता है सी अनुपात डी। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ए अपॉन बी जो है उसको क्या लिख लेंगे, 3k/5k। ठीक है, और ए की जगह पे ए और बी की जगह पे बी। अब जो सी ए बाई डी है इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2k/7k। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, बताइए आप। देखिए हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे रीज़न है। हम लोग के का एक ही सवाल में के का यूज़ पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी और डी को 2k और 7k नहीं ले सकते। ठीक,
तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी और डी को क्या लें, इसको हम लोग कुछ दूसरा ले लेते हैं, ऐसे 2n मान लीजिए और यहाँ पे 7n मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको रख देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए k और n कट नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कुछ और कंडीशन दी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग k और n का वैल्यू पता कर सकें। ठीक है, चलिए तो इतना हम लोगों को मालूम चल गया। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। ठीक, चलिए सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि x अनुपात y हम लोग को क्या पता है 3:1। तो हम लोग को क्या पता करना है, x³ माइनस y³ अपॉन s³ प्लस y³। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था x/y पहले जो पता है, तो x की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे 3k और y की वैल्यू क्या मान लेंगे k। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3k का क्यूब, 3 3 9 और k का क्यूब माइनस k है तो k का क्यूब अपॉन x³, फिर 9 का क्यूब और k का क्यूब, उसके बाद k का क्यूब। ठीक है, तो हम लोग जो उसको हल करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा 8 k³ अपॉन और 9 1 10 k³। ये k³ से k³ कट जाएगा तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10, तो आंसर आ जाएगा 4/5 या 4:5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि अगर a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d इज इक्वल टू e अनुपात f इज इक्वल टू 1/2 या 1:2। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि a अनुपात b b अनुपात c a अनुपात b c अनुपात d a अनुपात e f बराबर 1/2 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं a/b c/d और e/f, इन तीनों का वैल्यू ही 1/2 के बराबर है। मतलब कि ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है और ये भी 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब इस सवाल को हल कैसे करेंगे, क्योंकि P Q R ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं, बहुत आसान है, सवाल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, हम लोग इसमें P का भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे, इसमें Q का भाग कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए A के साथ क्या है P है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ P का गुणा करना पड़ेगा तभी तो PA आएगा। इसी प्रकार से QC है, सवाल में QC है तो C के साथ Q गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी आप देख रहे हैं QD है तो D के साथ भी Q गुणा करना पड़ेगा। तो सवाल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P का गुणा कर देते हैं और P का भाग कर देते हैं। ठीक है, कुछ फ़र्क होगा क्या इससे, कुछ फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि देखिए A और B दोनों हैं और हम लोग P का गुणा भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं, तो वैसे ही P एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जा रहे होंगे, तो यहाँ पे P का गुणा और भाग करने से कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे Q का गुणा और भाग कर देंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे R का गुणा और भाग कर देंगे, और तीनों किसके बराबर दिया है 1/2 के बराबर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देखिए इस सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक मतलब जो है ट्रिक जो है बोल सकते हैं या शॉर्टकट मेथड है, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको जो है सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी हो, मतलब कोई भी अनुपात दिए हो और सारे अनुपात बराबर हो रहे हैं किसी एक अनुपात के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A अनुपात B, C अनुपात D, E अनुपात E, ये तीनों अनुपात बराबर हैं 1/2 के। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं कि तीनों को जोड़ देते हैं, अंश को तीनों को एक साथ और हर को तीनों को एक साथ। ठीक है, तो भी अनुपात 1/2 ही आता है। मतलब कि जैसे अगर इस तरीके का सवाल में दिया हो A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F, ऐसा दिया हो और ये तीनों एक ही अनुपात के बराबर हो, तो हम लोग अगर तीनों के अंश को जोड़ दें और तीनों के हर को भी जोड़ दें तो भी अनुपात 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, सबसे पहले P का गुणा और भाग कर लिए, Q का गुणा भाग कर लिए, R का गुणा और भाग कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंश को जोड़ देंगे, तो PA
प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ इज इक्वल टू 1/2। ये भी 1/2 बराबर होगा, मैंने अभी आपको ये बताया। ठीक है, तो यही तो हम लोग सवाल में पूछा है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी क्यू डी ए बराबर 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी सवाल कर लिए और हम लोग परसेंटेज का बेसिक भी सीख गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और ये जो है रेशियो का टॉपिक को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।